हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम लेके आ चुके हैं 1 मार्क PYQs का सेकेंड पार्ट। हम इस पे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन चैप्टर के 1 मार्क के PYQs कर रहे हैं। पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है जाकर देख ले। काफ़ी इंटरेस्टिंग से सवाल लाए थे 10, जो कि पिछले ईयर में पढ़ चुका है ऑलरेडी। तो आज उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 10 से 15 सवाल, काफ़ी अच्छे सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वैसे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो बिना देरी किए स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन से आप शुरुआत करते हैं। पहला नहीं, हम लोग सीधे लगते हैं नंबर 11। हम लोगों ने 10 सवाल कर लिए थे ऑलरेडी, अब 11वां सवाल देख लीजिए। तो सवाल क्या दिया है बच्चों कि AgNO3 एक्वस है और NaCl के साथ उसने रिएक्ट किया AgCl। बच्चों AgCl में एक एरो दिया है, ऐसा एरो देखिए, डाउनवर्ड एरो दिया है, और नीचे FeS प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2S, और H2S में देखिए ऐसा एरो दिया है, अपवर्ड एरो। मतलब ये जो एरो है, डाउनवर्ड एरो, ये AgCl के साथ दिया है, AgCl के साथ डाउनवर्ड एरो दिया है, और अपवर्ड एरो जो है वो दिया है H2S के साथ। क्या दिया है बच्चों? H2S के साथ। देखिए, अब सवाल ये है कि ये डाउनवर्ड एरो क्या है और अपवर्ड एरो क्या है, इसका मीनिंग क्या है। बच्चों, ये डाउनवर्ड एरो का मीनिंग होता है कि AgCl एक प्रेसिपिटेट है। क्या है बच्चों? प्रेसिपिटेट। तो ये पहला जो डाउनवर्ड एरो है उसका मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ है। और ये अपवर्ड एरो क्या मतलब आइडेंटिफाई करता है, ये बताता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे बच्चों H2S एक गैस है और गैस इवॉल्व हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट बताता है और अपवर्ड एरो जो है वो बताता है कि गैस इवॉल्व हुआ है। समझ में आया? 11 नंबर वाला क्वेश्चन समझ में आया? ओके, रब करें इसे। देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं, और बिल्कुल ही बेसिक से सवाल आते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आता। चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है बच्चों कि हाइड्रोजन बीइंग ए हाईली इन्फ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, yet water is a compound made up of hydrogen and oxygen is used to extinguish fire. Why? मतलब वो बोल रहा है कि वाटर जो बना है वो किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है ना बच्चों। अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल इन्फ्लेमेबल गैस है। इन्फ्लेमेबल गैस मतलब बहुत तेजी से ये मतलब आग पकड़ता है, काफी तेज जलता है ये। ओके, और ऑक्सीजन जो है वो भी सपोर्टर है, कंबशन का सपोर्टर है। ओके, कंबशन का। इसका मतलब बच्चों ये दोनों ही अल्टीमेटली आग जलाने में सपोर्ट करते हैं। ओके, लेकिन ये जो वाटर है ये क्या करता है? आग बुझाता है ना। जब आग जल रहा होता है हम लोग क्या करते हैं? उसमें पानी डाल देते हैं तो आग बुझ जाता है। तो ये कैसे हो रहा है बच्चों? सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और इसकी भी अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन वाटर एक कंपाउंड है बच्चों। ये क्या है? एक कंपाउंड है बच्चों, कंपाउंड। और कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट से अलग होती है, सेम नहीं होती। इस वजह से वाटर डालने पर आग बुझ जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंडिविजुअली आग बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। समझ में आया? देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ये बच्चों प्रीवियस ईयर सवाल ही है सारे। ये 2011 में सवाल आ गया था, देख लीजिए आप, आपकी आंखों के सामने ही सवाल है। ओके, अब आते हैं नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है बच्चों कि N2 गैस रिएक्ट कर रहा है 3H2 गैस के साथ और अमोनिया दे रहा है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। काफी आसान है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सर कैसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये था जहां पर एक, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो और
एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा हूँ। दो रिएक्टेंट कंबाइन करके जहाँ एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये उसी का ही एग्जाम्पल है। समझ में आया? देखिए रिएक्शंस का एग्जाम्पल भी पढ़ रहा है यहाँ पे। कभी कभार पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, एग्जाम्पल देके। नंबर 14 नंबर सवाल देखते हैं, क्या पूछा है 14 नंबर सवाल में। इफ कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर ए फ्लेम इट डेवलप्स ए कोटिंग, व्हाट इज द कलर एंड कंपोजिशन ऑफ कोटिंग। तो बच्चों क्या बोल रहा है कि कॉपर मेटल, हम लोगों ने कॉपर मेटल को हीट किया मतलब सिंपली ऑक्सीजन हम लोगों ने दिया। ओके, हीट मतलब ऑक्सीजन हम लोगों ने दिया, तो कॉपर ऑक्साइड ही बनाया नहीं। सिर्फ हम बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ 2, और ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। अब पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द कलर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कोटिंग। तो अब इस कोटिंग को, जो कोटिंग फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो उसका कलर क्या है बच्चों, उस कोटिंग का, इसका कलर हम लोग का ब्लैक होता है। क्या होता है बच्चों? ब्लैक कलर होता है, याद रखिए। समझ में आया? ब्लैक कलर होता है कोटिंग। और क्या पूछ रहा है? एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब कि ब्लैक कलर क्यों हुआ है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ है। इस कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन होने की वजह से कोटिंग जो हुआ कॉपर के ऊपर, एक ब्लैक कलर का फॉर्म हो गया। तो जब हम लोग ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे कॉपर को, तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा और वो ब्लैक कलर का होगा। समझ में आया? बस रिएक्शन के ऊपर ही देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। मतलब रिएक्शन के हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, और सारा का सारा रिएक्शन जो है वो एनसीईआरटी से ही पूछा रहा है, कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा बच्चों। सवाल नंबर 15 क्या है हम लोग का? सवाल नंबर 15 देख लेते हैं। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एट 340 atm टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल। देखिए आपको बस रिएक्शन दे दिया है, मतलब वर्ड फॉर्मेट में, आपको बस उसे मतलब इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है, उसे बैलेंस करना है। क्या दिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड और गैस। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला याद है, तो CO हम लोगों ने बोला था, और CO2 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब उसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है। समझ में आया? अब कितने एटीएम में? 340 एटीएम आई थिंक, जी हाँ 340 एटीएम। तो 340 एटीएम। यहाँ पे एरो के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? प्रेशर लिखते हैं, टेम्परेचर लिखते हैं, या फिर कैटलिस्ट अगर कोई दिया हो तो उसे लिखते हैं, मेंशन करते हैं। मिथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होता है ना? तो उसका फॉर्मूला होता है CH3OH। मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अब इसे बैलेंस हम लोग कर लेते हैं। क्या ये बैलेंस्ड है? यहाँ पे 3 और 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लोग ने 2 मल्टीप्लाई कर दिए। C1 है, देखिए बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या कैसे आसान आसान क्वेश्चन दे रहे थे आपको। बस सिंपल सा, आपको बैलेंस आता है या नहीं, आपको फॉर्मूलाज मालूम है या नहीं, यही चेक कर रहा था सवाल में। तो काफ़ी ऐसे कंसेप्चुअल और बेसिक से सवाल बनते हैं 1 मार्क में। नंबर 16, सवाल नंबर 16 क्या दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में? विच वन इज ए केमिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट जूस और फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस और डाइल्यूटिंग फ्रूट जूस। देखिए हम लोगों ने ऐसे कंसेप्ट के ऊपर सवाल 3-4 कर चुके थे पहले लेक्चर में, जिसने नहीं देखा प्लीज जाके देख कर आए। तो यहाँ पे केमिकल चेंज कौन सा, यही पूछ रहा है। केमिकल चेंज होने का मतलब क्या है कि न्यू सब्सटेंस बनाओ, न्यू सब्सटेंस, एक नया कोई सब्सटेंस बनाओ, नया कोई सब्सटेंस बनाओ। तो जब बच्चों फर्मेंटेशन होता है तो यहाँ पे कंप्लीटली नया ही सब्सटेंस बनता है। मतलब जिसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेक्सचर अलग होता है, इसका कंपोजिशन अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। इस वजह से फर्मेंटेशन जो होता है ये एक केमिकल चेंज होता है बच्चों, केमिकल चेंज होता है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं फ्रूट जूस को तो उस पर कुछ कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, बस पानी ज़्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं। डाइल्यूटिंग का मतलब यही है कि हम लोग पानी ऐड करते हैं, थोड़ी ना उस पर कुछ दूसरा केमिकल चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। इस वजह से फर्मेंटेशन इज ए केमिकल चेंज। तो और मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 4 से 5 सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। हम लोग ने 15-16 से अभी 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही थे। 17 नंबर देखिए, और एक बार देखिए, सेम कॉन्सेप्ट, सेम। इज बर्निंग ऑफ ए कैंडल वैक्स ए फिजिकल और केमिकल चेंज? ऑब्वियसली बर्निंग हो रहा है कैंडल वैक्स, इसमें क्या हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, मतलब सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना, आग जल रहा है, वैक्स हम लोग जब जलाते हैं तो उससे ऐश फॉर्मेशन होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं और रिएक्शन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। इसका मतलब ये केमिकल चेंज है। तो काफ़ी आसान से सवाल था, और एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 5 से 6 सवाल हो चुके हैं ऑलरेडी।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, किसे हमको ज़्यादा रिवाइज करना है, किसे हमको कम रिवाइज करना है। ओके, तो पीवाईक्यूज करने का यही मकसद है कि हम लोग समझ पाएँ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको सवाल नंबर 18 देखते हैं कि राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एक एग्जांपल देने सवाल, मतलब यही सिंपल से पूछा है। तो हम लोग ले लेते हैं एनसीईआरटी का वो रिएक्शन जिसमें सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में था। इसको हम लोगों ने NaCl के साथ रिएक्ट किया जो कि एक्वस फॉर्म में था। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl गिव्स, यहाँ पर रिएक्शन में हुआ क्या फॉर्मेशन होगा, AgCl फॉर्मेशन होगा। AgCl जो कि सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। अब इसमें हम लोग एरो भी दे सकते हैं ऐसे, AgCl का मतलब प्रेसिपिटेट है। और NaNO3 फॉर्मेशन हो गया, NaNO3, और ये एक्वस फॉर्म में होता है। समझ में आया? इसे इस एरो के ऊपर भी सवाल पूछा था, सबसे पहला सवाल हम लोग किया था कि एक प्रेसिपिटेट है, एरो आपने दे दिया, इसका मतलब ये एक प्रेसिपिटेट है सिल्वर क्लोराइड। तो यही रिएक्शन आपको पूछा था, रिएक्शन बैलेंस्ड भी है। जब भी आप रिएक्शन लिखें आप उसे बैलेंस्ड करना ना भूलें, जरूर उसे बैलेंस करें। ये बैलेंस्ड है इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। ओके, सवाल नंबर 18 कंप्लीट। अब देखते हैं सवाल नंबर 19 क्या दिया है। 19 नंबर सवाल पे क्या दिया है? 19 नंबर सवाल पे स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए काफी आसान सवाल है, बस जनरल डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब गैस, सॉरी हीट, हीट इवॉल्व होना। क्या होना बच्चों? हीट इवॉल्व होना, इवॉल्व होना या फिर रिलीज होना। लेकिन एंडोथर्मिक का मतलब है एब्जॉर्ब होना हीट। एंडोथर्मिक का मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब होना। तो जिन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? देखिए काफी आसान सवाल था ये, बस डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन ए बकेट। ओके, क्विकलाइम का फॉर्मूला था कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है। अब इसमें हम लोगों ने वाटर ऐड कर दिया जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ऐड कर दिया। अब और क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों? याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है, CaOH2। और ये किस फॉर्म में होता है बच्चों? एक्वस फॉर्म में, क्योंकि पानी वाला है, सोल्यूशन है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लेक्ड लाइम। और ये आपका क्विक लाइम। बच्चों हमेशा जब 1 मार्क का क्वेश्चन दे, सवाल पूछे, आप ऐसे रिएक्शन लिख दिया करो, काफ़ी आसानी से आपको मार्क मिल जाएंगे और पूरे मार्क मिलेंगे, आपका मार्क डिडक्ट नहीं होगा। एग्जामिनर एक कुछ भी मतलब हाफ मार्क भी नहीं काटेगा। इसे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। क्या ये बैलेंस्ड है? 2 कैल्शियम 1, ऑलरेडी बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसलिए कुछ करना नहीं है, बिना छेड़छाड़ किए से ऐसे ही छोड़ देते हैं। समझ में आया? तो देख रहे हो ना कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। सवाल नंबर 21 देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल क्या दिया है बच्चों? डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। भाई सिंपल है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन के दो ही मतलब पॉइंट्स हैं। एक तो ऑक्सीजन ऐड हुआ हो, हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो। ओके, और रिडक्शन के भी 2 पॉइंट्स सिंपल से आप याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन रिमूव हुआ हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हुआ हो। ओके, तो जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। पूरा एक लेक्चर ही है इसके ऊपर, सारे टॉपिक ऊपर इंडिविजुअल लेक्चर्स हैं, आप जाके देख सकते हैं। ओके, और काफ़ी कम लेंथ का है, मतलब 12 से 14 मिनट ऐसे वाले लेक्चर्स हैं। सवाल नंबर 22, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली विथ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ देने के लिए, अगर ना भी किया होता तो भी आप कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखते। तो देखिए एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं सारे। एनसीईआरटी के में एक BaCl2 वाला एग्जांपल दिया था, याद है? यहाँ पे BaCl2 एक्वस था और उस पर हम लोग ने ऐड कर रहे थे H2SO4 डाइल्यूट, H2SO4, और ये डाइल्यूट हुआ करता था। तो फॉर्मेशन क्या होता था? एक प्रेसिपिटेट BaSO4, BaSO4 एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता था जो कि सॉलिड है, यहाँ पे एरो दे देते हैं, प्रेसिपिटेट। और HCl फॉर्मेशन होता था, HCl फॉर्मेशन होता था, और ये एक्वस, यहाँ पे 2 लिख देते हैं।
देखते हैं बैलेंस हो चुका है। जी हाँ, ये बैलेंस हो चुका है। और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आयंस जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। देखिए बेरियम जो था वो क्लोरीन के साथ था, अब सल्फेट के साथ है। सल्फेट जो था वो हाइड्रोजन के साथ था, अब बेरियम के साथ है। और क्लोरीन जो था पहले बेरियम के साथ था, अब वो हाइड्रोजन के साथ है। तो सारे ही आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं। इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। 23 नंबर, 13 नंबर सवाल क्या बोलता है? 13 नंबर सवाल पूछ रहा है बच्चों कि ऑन व्हाट बेसिस ए केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इस सवाल को हम लोग ऑलरेडी हम लोग अप्रोच कर लिए हैं। इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बच्चों बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन बेस्ड रहता है। ओके, लॉ ऑफ बैलेंसिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके ऊपर हम लोग एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बच्चों देखिए, काफ़ी आसान आसान सा और एनसीईआरटी से ही सारे सवाल उठाए थे। हम लोगों ने आज 23 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं। पहले लेक्चर 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे और आज हम लोगों ने 13 क्वेश्चन किए हैं। ओके, और बाद में जब मतलब इसके आगे लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर और भी आएगा 1 मार्क के लिए, और भी 12 से 10 क्वेश्चन हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करते हैं बच्चों। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मन लगा के पढ़ाई करें और अपने PYQs को, अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दें। ओके, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।